वेलकम प्रोटीन्स। हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे साइंस का। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक है। तो इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे पैटर्न पता चलता है। तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से चुन के लेकर आए हैं, जहाँ पर आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कैसे नंबर आ रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है पहला, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया इसका मतलब है कि इस चैप्टर की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। इथिलीन, एब्सिसिक अम्ल और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने है। इसमें से कौन सा होगा जो पत्तियों को मुरझा देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पादप हार्मोन में हमने चैप्टर में पढ़ा है 5 चीज़ों का, जिसमें से इथिलीन और एब्सिसिक अम्ल ये दोनों जो होता है बेसिकली मुरझाने का या फिर पकाने का काम करता है, और बाकी ये सब ग्रोथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा पत्तियों को मुरझाने का काम कौन करेगा सर? सही आंसर हो जाएगा आपका एब्सिसिक अम्ल। अगर आपने ये आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है आपका, और आप कमेंट में लिखिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। आपने प्रतिरोधों के संयोजन का 2 रूप पढ़ा होगा, 2 प्रकार पढ़ा होगा। एक तो समांतर श्रेणी में होता है और एक पैरेलल होता है और एक सीरीज होता है। ओके, एक श्रेणी में और एक समांतर में। चले हम इसका आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हम किसी एक वायर में है ना, जिसमें हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सेट है, जहाँ पर मान लीजिए कि हम एक 5 ओम का ओके और एक और 5 ओम का क्या करते हैं सर, 2 ठो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10। अगर आप इस तरीके से श्रेणी में लगाते हैं तो, है कि नहीं है। अगर आप प्रतिरोधक 2 ठो लगा दिए हैं, मान लीजिए 5 ओम का 1 ठो, 5 ओम का 1 ठो, तो आपका टोटल हो गया 10। अब मान लीजिए कि इसमें से 1 ठो को आप हटा दीजिएगा, है ना, तो हो जाएगा 5। तो आप जब एक को हटाए तो जो ओवरऑल वैल्यू हुआ वो घटा या बढ़ा? तो ऑफकोर्स घटा, क्योंकि दोनों को मिला के हो रहा था 10, और आप जब एक हटाए तो 5। अब देखिए श्रेणी वाला, अब समांतर वाला में देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर भी इस तरीके से है ना। इधर से हमने अभी 2 ही लगा देता हूँ पहले। मान लीजिए यहाँ पे 5 ओम का एक आपने लगाया हुआ रेजिस्टेंस और यहाँ पर 5 ओम का एक आपने रेजिस्टेंस लगा। मैं सिंबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंबल आपको पता होगा, एग्जाम में पूछते भी हैं, है ना। सिंबल आपको पता होगा, सिंबल कैसा होता है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर 5 ओम का 2 रेजिस्टेंस अगर लगाएंगे तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू होगा, जो इधर से जो हमारा करंट जा रहा होगा और यहाँ पे जो करंट हमारा निकलेगा, इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज, यानी घटता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो ओवरऑल होगा वो होगा 1/5 प्लस 1/5। तो इस हिसाब से अगर आप एलसीएम लीजिएगा 5 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी एक सिंगल प्रतिरोध का वैल्यू था 5, दूसरे सिंगल अकेले का वैल्यू था 5, दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू हमारा क्या हो गया? 5 से बहुत कम, है कि नहीं है। अब इनमें से अगर आप किसी एक को हटा देते हैं, देखिए 2/5 और एक को हटा दीजिए, मान लीजिए इसको आप हटा दिए, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू बचेगा क्या? इसको आप हटा दिए तो क्या वैल्यू बचेगा? 1/5। अब देखिए 2/5 और 1/5 में कौन बड़ा है? 2 रोटी का 5 हिस्सा और 1 रोटी का 5 हिस्सा। जाहिर सी बात है 1 रोटी का 5 हिस्सा बड़ा है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर जब इसको हटा रहे हैं, एक प्रतिरोध को हटा रहे हैं, तो हमारे पास उसका वैल्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा था। ये कंसेप्ट आपने क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पर अगर प्रतिरोध के संयोजन में से एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। हटा लेने पे बढ़ता है, इसमें हम क्या देखे थे? अगर हम हटा लेते हैं तो वैल्यू घट जाता है कुल, लेकिन इसमें अगर हम हटाते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसा किस में होता है? समांतर वाले में होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी हो जाएगा। चलिए समांतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। आपको पहले चैप्टर से जो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसी से ये सवाल पूछा गया है, और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम में कौन कौन से पार्ट बॉडी के शामिल हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र है तो आपको इसके बारे में पता होगा कि उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या शामिल है। हमारा वृक्क है ना, नलिका है, और हमारा वो गोल ब्लैडर है कि नहीं है।
इस तरीके से क्या यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं जिसको। उसके अलावा यहाँ पर है जनन तंत्र। जनन तंत्र के अंदर क्या क्या हमारे अंग आते हैं। फिर पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग आता है वो भी आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, कि हमारा मुख आता है, चाहे मुख वहाँ से शुरू हो जाता है, या हमारा पे फूड पाइप यानी जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा नली बोलेंगे, ग्रास नली, हाँ ग्रास नली। फिर उसके बाद आपको जो भी स्टोमक है, उसके बाद आपको छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, तो ये सब कुछ पाचन तंत्र में आता है। और श्वसन तंत्र में क्या आएगा आपका, यही नासिका छिद्र आएगा, लैरिंक्स आएगा, ट्रैकिया, फेफड़ा, ये सब क्या आएगा, श्वसन तंत्र में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बहुत अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है कि जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीजन का संचारण के लिए, एमिनो अम्ल संवहन के लिए, जल संवहन या भोजन संवहन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पादप में जो 2 तरह के जाइलम और फ्लोएम, जो आपने रेशा पढ़ा होगा कि पादप में पाए जाते हैं। एक जाइलम जिसका काम होता है पानी को यहाँ से वहाँ जड़ से लेकर के पत्ते तक पहुँचाने का काम करता है। दूसरा फ्लोएम जो खाना को, फूड को पत्ते से बाकी पेड़ पौधे के पार्ट में पहुँचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी है सर, ऑक्सीजन का संचालन ये क्यों करेगा भैया। एमिनो अम्ल का संवहन फ्लोएम करता है अगर देखा जाए तो, जल संवहन जाइलम करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जल संवहन। और भोजन संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है कि नहीं है। तो VBI क्वेश्चंस आपके लिए कैसा लग रहा है सेशन, आप अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा एक बार। और आपके कितने मार्क्स आते हैं, 30 क्वेश्चन है टोटल, कितने मार्क्स आते हैं एक बार ज़रूर आप कमेंट में जो है लास्ट में लिख के जाइएगा, ठीक है। तो एंड्रोजेंस जो है स्रावित होता है, किससे होता है, ये एक तरह का हार्मोन है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास अंडाशय में क्या क्या निकलता है, विरेचन द्वारा क्या क्या, और ग्रहणी द्वारा, आमाशय द्वारा, जो भी है, जिसमें से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा कि एंड्रोजेंस। नाम सुन के थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, अगर नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, टेस्टोस्टेरोन आपने सुना होगा जो कि टेस्टिस से यानी विरेचन से निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन से ही एंड्रोजेंस जो है उसी का एक समझ लीजिए क्या कि वो टाइप ही कह लीजिए आप। तो एंड्रोजेंस जो है बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ही है एक प्रकार का। तो वो कहाँ से निकलेगा, वो विरेचन से निकलेगा, टेस्टिस से निकलेगा, है कि नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विरेचन द्वारा। ग्रहणी द्वारा क्या निकलेगा, अंडाशय द्वारा क्या निकलेगा, आमाशय द्वारा क्या निकलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, अगर आता है तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, वर्तिका एक भाग है। देखिए बोर्ड में क्या करता है, बिहार बोर्ड में देखने को मिला है कि क्वेश्चंस का वो एक छोटा छोटा टुकड़ा ले लेता है, यानी क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है। देख रहे हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन है कि वर्तिका भाग है। अब आपको समझना है किसका भाग है, ये आपको खुद जोड़ना है। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर जो 80 सवाल होते हैं आजकल, उसमें से 5-10 ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी है, वर्तिका भाग है। बताइए जल्दी से किसका है, तंतु का है, जयांग का है, अंडाशय का है, या पुंकेसर का है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो एक फ्लावर होता है, ठीक है, एक फ्लावर में जो हमारा फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तंतु का, अंडाशय का, पुंकेसर का। पुंकेसर का होगा कि स्त्री केसर का होगा, कि तंतु का होगा कि अंडाशय का होगा। वर्तिका, वर्तिका तंतु का, अंडाशय का, पुंकेसर का, स्त्री केसर का होना चाहिए। यहाँ पर स्त्री केसर का, जायांग ही स्त्री केसर है क्या, मुझे इस पर आप डाउट हो गया। मुझे स्त्री केसर का नाम सुना सुना लग रहा है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन में स्त्री केसर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि अगर हम अंडाशय की बात करें तो अंडाशय नहीं होगा, वो तो नीचे की ओर है। जबकि हम पुंकेसर की बात करें, पुंकेसर मतलब मेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट ये नहीं होता है, मेल पार्ट जो साइड साइड में होता है वो होता है। और तंतु की बात करें तो तंतु मेल पार्ट का ये वाला हिस्सा है, इसको हम तंतु कहते हैं, फिलामेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जायांग ही होगा अगर इसमें ऑप्शन है तो। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका हिस्सा है, मुख गुहा का है कि आमाशय का है कि बड़ी आंत का है कि छोटी आंत का है। ओके, एक ग्रहणी भी है जो उसका पहला भाग होता है, 6 मीटर लंबा होता है हमारा छोटी आंत, उसमें से जो पहला भाग होता है वो हमारा ग्रहणी होता है। ओके, तो ये छोटी आंत का एक जो है हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए विद्युत वाहक बल वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, आपको 1 कूलम आवेश चार्ज दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि पर कार्य होगा, कार्य मतलब वर्क, वर्क कितना होगा। तो कार्य बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर हमारे पास होता है वोल्टेज हम कह सकते हैं, है ना, और गुना चार्ज, ये आवेश चार्ज है ना, आवेश जो है आप कर दीजिए, सिंपल है। तो यहाँ पर कार्य हमारे पास हो जाएगा, वोल्टेज हो गया हमारे पास 1.5 है ना,
और का हमारे पास आवेश हो गया 1 कूलम। ये अपने असली यूनिट के साथ है, तो इसमें कोई चेंजेस की बात ही नहीं है। 1.5 और 1 क्या हो गया, 1.5 ही हुआ। अब यहाँ पर बस थोड़ी जो कन्फ्यूज़न होगी वो उसके यूनिट में। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1.5 का पहला ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए वोल्ट दे दिया है। वोल्ट तो वोल्टेज का होता है, यहाँ पर कार्य कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो हमारे पास जूल कौन सा है, ये है 1.5 जूल। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, कन्फ्यूज़ के लिए 1.5 ऊपर ही दे दिया है तो लोग ये लगा देंगे, लेकिन 1.5 वोल्ट नहीं, 1.5 जूल कार्य पूछा है। चलिए, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, ये सवाल दे दिया आपसे। पहला ऑप्शन है जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला जलकण द्वारा अवशोषण के कारण। अवशोषण क्या ही करेगा, है ना। वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। वायु क्यों जो है प्रकाश को वर्ण विक्षेपित करेगा, वायु तो करता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। ऑफकोर्स यही होना चाहिए। जल का कण क्या करता है, जब उसमें से कोई लाइट, जो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश, वो जब होकर गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपित हो जाता है, इसकी वजह से क्या दिखता है, रंगीन दिखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। ओके, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। वलय मतलब चूड़ी टाइप का आप कह सकते हो, दिक् परिवर्तन मतलब आप कह सकते हो करंट का डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, तो किस में आप बताओ, मोटर, विद्युत मोटर में, या गैल्वेनोमीटर में, या वोल्ट मीटर में, या विद्युत जनित्र में। जनित्र वाला चीज़ तो वैसे भी हमारे सिलेबस से हटा दिया है, तो इसके बारे में तो पूछेगा नहीं आपसे, है ना। वोल्ट मीटर का इसे लेना देना है नहीं भाई, वोल्टेज नापने का काम करता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है भाई, इसका भी काम क्यों होगा, नापने वाला मशीन है। विद्युत मोटर में ऐसा होता है, हमने फोटो लगा दिया यहाँ पर, ये विद्युत मोटर का डायग्राम है, जहाँ पर ये वाला वलय है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला वलय है, और ये 2 वलय है जिसको ब्रश से ऐसे कनेक्ट किया गया है 2 तरफ से, है कि नहीं है। और ये क्या करता है, करंट का डायरेक्शन जो है चेंज करता है, जिसकी वजह से ये रेगुलरली घूमते रहता है कि नहीं है। तो दिक् परिवर्तन का कार्य विद्युत वलय किस में होता है सर, विद्युत मोटर में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर्य ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। सौर्य ऊर्जा को सीधे विद्युत में, तो हम लोग सब लोग जानते हैं भाई, हमारे पास सोलर पैनल होता है जो कि क्या करता है, सूर्य की जो प्रकाश आ रही होती है उसको बदल देता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, और उससे हम बल्ब जला रहे होते हैं, घर का काम कर रहे होते हैं। तो डैनियल सेल होगा, या सूखा सेल होगा, या सौर सेल होगा, या एवरीडे सेल होगा। एवरीडे वाली तो बात ही नहीं है, ये तो एक कंपनी का नाम है। एवरीडे हम लोग जो यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर इसलिए दे दिया। डैनियल या सूखा सेल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इसमें केमिकल होते हैं। सूखा सेल मतलब वही जो हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं, है ना, सेल वो वाला, उसमें केमिकल होता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम वो करता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, सूर्य ऊर्जा को, सनलाइट को, उस एनर्जी को विद्युत में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करता है, सूर्य सेल करता है, सूर्य प्लेट करता है। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। ये बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कितनी विद्युत धारा लेगा, मतलब आपसे कहा आई करंट पूछ रहा है, ठीक है। बल्ब के प्रतिरोध 1200 एम है, मतलब आप प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस, है ना, वो 1200 ओम है। और बल्ब 220 वोल्ट का विद्युत स्रोत है। 220 वोल्ट वोल्टेज होता है, तो V/R, हाँ, I बराबर V/R, ओम्स लॉ, है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आपको इस वाले फॉर्मूला से बन जाएगा, आप थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज हो गया कितना, 220 वोल्ट, है कि नहीं है। और हमारे पास R रेजिस्टेंस हो गया 1200, इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 1200 है ना। 11 दूना 22 कर सकते हैं, और 60 दूना 120 कर सकते हैं। अब 60 है और 11 है, 0 पॉइंट कर लीजिएगा, 110, 60 इकाई 60, है कि नहीं है। ओह, मैंने पूरा ही काट दिया, 50 होगा, 6 है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप 0 डाल दीजिए, 6 5 6 9 54, अच्छा 6 8 48, है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के 0.18 आ रहा है हमारे पास, 0.18 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि करंट है, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, चक्रता लिख दिया है, कोई बात नहीं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का डायरेक्ट रिलेशन है। सब जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है कि नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन है। प्रकाश चैप्टर में ज़्यादा फार्मूला है नहीं, एक आध फार्मूला है, उसको तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपने बार बार ये क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है तो हम क्या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन सी सही जवाब
हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं सर बिना किसी देरी के। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? ओके, सिंपल है। अगर आप मान लीजिए कोई कांच की ये वाला स्लेब है, इस पर अगर क्या होता है सर, कोई प्रकाश की किरण ऐसे पड़ती है तो क्या होगा बताओ? प्रकाश का पथ विचलित हो जाएगा, यानी ऐसे आ रहा था अब ये सीधे ऐसे ही नहीं निकलेगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। माध्यम इसका बदल गया है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा सर, थोड़ा झुक के चला जाएगा। तो यहाँ पर विचलन है, पूर्ण परावर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, या इनमें से सभी। देखो वर्ण विक्षेपण का काम तो प्रिज्म करता है, पूर्ण परावर्तन तब होता है जब सघन से विरल में जाता है। प्रकाश की किरण जब सघन से विरल की ओर बढ़ता है सर, तब क्या होता है, पूर्ण परावर्तन होता है। तो यहाँ पर तो वैसा कुछ है नहीं, बच गया क्या, विचलन। जो परावर्तन भी है वो भी विचलन ही एक तरह का आप कह सकते हो। यहाँ पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, आपको आंसर मिल चुका है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हर बार देखने को मिलता है कि एक आध क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से पूछ ही देता है। जो हमारा घरेलू हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जोड़ते हैं अपने घर पे, जिस तरीके से वायरिंग करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों को बार बार पूछ दी जाती है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है उसका क्या रंग होता है? उदासीन तार देखिए न्यूट्रल है ना। तो ये हमारे पास काला का ऑप्शन है, लाल का है, हरा का है और पीला का है। तो आपको पता है लाइव वायर जो है लाल होता है ना। पीला आप देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया आपको, लाल तार जो होता है आमतौर पर लाइव वायर के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा काला या हल्का नीला तार, अगर हम नीला की बात करें तो ये इस्तेमाल होता है उदासीन, और अगर हम बात करें हरा या पीला की तो वो इस्तेमाल होता है हमारा अर्थिंग तार के रूप में। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसे आमतौर पर पूछा जाता है। तो काला हो जाएगा उदासीन के लिए। काला की जगह पर अगर नीला भी रहता हल्का तो हो जाता है, एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। देखिए जो स्रोत नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो तरह के ऊर्जा के स्रोत हमारे पास मौजूद है अब तक, जिनमें से हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, बस वो ख़त्म ही हो रहा है, घट ही रहा है, उसको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, वो अनवीकरणीय स्रोत हैं। और जो हमारे पास अवेलेबल इतने हैं कि वो ख़त्म नहीं होगा, तो वो हमारे पास नवीकरणीय है। तो कुल मिलाकर के बात है कि सूर्य की जो एनर्जी है वो तो जब तक है पृथ्वी तब तक बाकी है, यह नवीकरणीय है। पवन का भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन पेट्रोल जो है वो नवीकरणीय नहीं है मेरे भाई। पेट्रोल जो बनता है वो एक लंबे प्रोसेस में बहुत हज़ारों साल में क्या होता है बनता है। तो अगर वो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उसको चाहें तो बना नहीं सकते हैं। जबकि बहता पानी को आप एक यहाँ पर डैम बना के इस्तेमाल कर लीजिए, आगे थोड़ा डैम बना के इस्तेमाल कर लीजिए, काम कर जाता है, तो वो भी नवीकरणीय में ही आएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जीव के अवशेष से बनने वाले ईंधन है कि नहीं? जीव में पादप भी आते हैं और जानवर भी आते हैं, जंतु भी आते हैं। यहाँ पर नाभि के संलयन या चंद्रमा तो सूर्य क्या है? देखो नाभि के संलयन क्या होता है भाई, इसका कोई लेना देना ही नहीं है जीवाश्म ईंधन का नाभि के संलयन से, है कि नहीं है? चंद्रमा का कोई लेना देना ही नहीं है, चंद्रमा के पास तो खुद के पास कुछ एनर्जी है नहीं, बेचारा दूसरे की एनर्जी से चमक रहा है। इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं। अगर आप देखोगे ना तो मूलतः सूर्य ही है एनर्जी का हमारा वो रिसोर्स जहाँ से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। और सिर्फ हमें ही नहीं, मतलब पेड़ पौधों को भी एनर्जी वहीं से मिलती है और जानवरों को भी वहीं से मिलता है। मगर अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, बट आप उसके फिर जाओ कि जैसे हम खाना खाते हैं वो हमें पेड़ पौधे से मिला, पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है, तो एक क्लोरोफिल है उसके पास, वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो अगर आप देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं सूर्य से ही कनेक्शन मिलेगा कि वही एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन की जो स्रोत है उसका वो भी क्या है, सूर्य ऊर्जा है। आगे चलिए सर, जो दहन पर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो सिंपल है, दहन मतलब जलना, जल करके एनर्जी दिया, ईंधन ही होगा। और क्या ऑप्शन है? इंजन, इंजन नहीं, ईंधन, तापक या इनमें से कोई नहीं। हीटर क्यों होगा भैया, है ना? हीटर क्यों होगा? हीटर तो इलेक्ट्रिसिटी को बस चेंज कर देता है कि नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ईंधन इसका जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यूरो 2 का संबंध है, देखो यूरो 2 का संबंध जो है बेसिकली ये एक स्केल है यूरो 2 जो कि वायु प्रदूषण से संबंधित, क्या बोल रहा हूँ मैं, यूरो 2 का संबंध जो है वो वायु प्रदूषण से है। बेसिकली एक स्केल है और इन्वायरमेंट जिस तरीके से पोल्यूट हो रहा है गाड़ियों की वजह से खास करके देखा जा रहा है या फिर इंडस्ट्रीज़ की वजह से, उसी के स्केल को तय करने के लिए
है ना, यूरो 2 का जो है बनाया गया है, वो संबंधित है वायु प्रदूषण से। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। सूर्य ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने के यंत्र को क्या कहते हैं? सूर्य ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले यंत्र को सोलर एनर्जी, आप जानिए डैनियल सेल, लेसेंट सेल और सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। देखिए फिर से वो पूछ दिया, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है, रिपीट हो रहा है। डैनियल सेल के बारे में मैंने आपको कहा है कि ये जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, जिसका हम लोग घर पे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, सेल बैटरी, वही वाला है। सौर्य सेल जो होता है वही बेसिकली क्या करता है, सौर्य ऊर्जा को सीधा विद्युत में बदलने का यंत्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन परबल क्षार है? अच्छा, आपने परबल अम्ल के बारे में तो सुना ही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल, ये वो सब अम्ल हैं जो परबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है क्षार, कौन सा है? तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हालांकि थोड़ा सा होता है पावरफुल, ये दोनों तो नहीं होता बिल्कुल, है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, एक बहुत पावरफुल क्षार है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए शुष्क बर्फ जो होता है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, आपको पता होना चाहिए। मार्स में शुष्क बर्फ जो है एकदम फैला रहता है मार्स में, है ना, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका सॉलिड फॉर्म जो होता है उसका हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ, ठीक, बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पानी तो है नहीं शुष्क बर्फ, और H2O ये भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहलाता है, ये भी नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? देखो ये सवाल में बच्चे फंसेंगे नहीं, मुझे पता है कि आप लोग इसको बहुत आसानी से जवाब दे दोगे, लेकिन इसके जो ऑप्शन है उसमें एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो ये जो हेपरिन है ये वो चीज़ है जो खून को जमने से रोकता है। हमारे बॉडी में खून जमना भी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन है ये खून को जमने में हेल्प करता है। तो ये दोनों चीज़ें एक अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है आपको, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको अलग है, ठीक है, कि हेपरिन जो होता है, हेपेरिन जो होता है, बेसिकली शायद क्लास 10th में इस चीज़ का जिक्र नहीं है, पर मैं भी क्या पता पूछ दे, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये खून को जमने से रोकता है, जबकि ये दोनों खून को जमने में हेल्प करता है। और हीमोग्लोबिन के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसके कारण क्या होता है, लाल होता है रंग रक्त का। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि हीमोग्लोबिन के अलावा आपको और कुछ पता चल गया कि ये प्रोटीन की उपस्थिति में, यानी हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, वो यहाँ पर कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो अगर एग्जाम में घुमा के कुछ पूछ लेगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, अब ये सवाल तो कोई भी दे देगा। क्लोरोफिल का जो होता है कलर कैसा होता है, हरा होता है, वही हरित लवक जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सर, क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधे का पत्ता हरा होता है और वो खाना बना पाता। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या खाते हो, ये क्या खाते, काला होता क्या जी, पीला होता, अरे इस पर मैं क्यों टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, आपको पता ही होता है हरा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। दांत का कठोरतम भाग क्या है? देखो दांत जो होता है बेसिकली हमारे शरीर में जितने भी हड्डी हैं उनमें से सबसे मजबूत हड्डी दांत में ही पाया जाता है ना। अब उसको हड्डी कहें कि क्या कहें पता नहीं, फास्फोरस कैल्शियम वगैरह से बना होता है, और वो दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है। सपोज करो मैं थोड़ा सा दांत जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मान लो एक दांत है, ठीक है, जो हम लोग बोर्ड पे देखते हैं हॉस्पिटल में, इसका सबसे ऊपरी भाग होता है ना, यही होता है सबसे कठोर भाग, और यही वजह है कि हम लोग ज़िंदगी भर चबाते रहते हैं इससे और काम चलता ही रह जाता। तो डेंटाइन है कि इनामेल है कि मज्जा गुहा है कि केनाइन है? तो देखो केनाइन का तो लेना देना ही नहीं है, क्योंकि केनाइन, इंसाइजर, ये सब दांत के प्रकार हैं, ठीक है, हमारे मुंह में अलग अलग किस्म के दांत हैं, तो ये तो है ही नहीं। बचा ये जो मज्जा गुहा है वो इसको बोलते हैं मज्जा गुहा, ये वाले पार्ट को, जो नरम भाग होता है। सबसे कड़ा भाग जो होता है वो इनामेल होता है सर। दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, इनामेल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनामेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन, थायराइड, है ना, और आपने घेग वाली बीमारी के बारे में सुना होगा। तो ये किससे रिलेटेड है आप सोच लो, क्लोरीन से या आयोडीन से या मैंगनीज से या आयरन से? मैंगनीज का तो ज़्यादा हमारे बॉडी में कुछ इफेक्ट है ही नहीं, तो इस वाले का छोड़ दो। आयरन का तो आपको पता ही है हीमोग्लोबिन के बारे में, कि आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें क्लोरीन तो या हानिकारक गैस है कि नहीं, छोड़ो, क्लोरीन भी नहीं। यहाँ पर हमारे पास थायरॉक्सिन, थायराइड, घेग, ये सब कुछ रिलेटेड है किससे? आयोडीन से। आयोडीन से ही रिलेटेड है हमारा कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अपघटक का उदाहरण है। अपघटक क्या होता है भाई? तोड़ने वाला, सड़ाने वाला। तो अगर आप देखोगे तो गाय गाय जोड़ने वाला, तोड़ने वाला ये भी है, थोड़ा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। अगर देखा जाए तो कवक जो होता है वो फंगस जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है सर? किसी को सड़ा गलाने में हेल्प करता है, कोई भी पेड़ पौधा को, जानवर को। बाघ या घास तो क्या ही होगा भैया? तो कवक है जो क्या करता है? किसी चीज़ को सड़ाने में हेल्प करता है, तो वही अपघटक का उदाहरण है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी जीव का जीनी संरचना कहलाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, जीनी संरचना। देखो हमारे पास जो संरचना होती है 2 प्रकार का होता है। वो क्या होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। विविधता तो हो गया भैया कि हमारे पास अलग अलग किस्म के स्पेसीज हैं, वो एक अलग चीज़ है। आनुवांशिकता तो आपको पता ही है, इसको रहने देते हैं। अभी हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो जीनोटाइप जो होता है बेसिकली हमारे अंदर डीएनए के अंदर कैसे संरचना है, वो जीनोटाइप है, किस तरीके से कम्बिनेशन बना हुआ है केमिकल्स का। और फिनोटाइप ये होता है कि आप दिख कैसे रहे हो, हेयर का कलर, आपके स्किन का कललर, ये जो आप दिख रहा है ऊपर से, ये सब कुछ फिनोटाइप के अंतर्गत आता है। तो फिनोटाइप वाली चीज़ अलग है और जीनोटाइप वाली चीज़ अलग है। जीनोटाइप जीन के अंतर्गत होता है और फिनोटाइप बाहरी रूप में होता है। तो यहाँ पर किसी जीव का जीनी संरचना जीनोटाइप के अंतर्गत आता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखो फिर से एक बार ये चीज़ आ चुका है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है? सूरज ही है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सूरज ही है, याद रखिएगा। अगर आप किसी भी एनर्जी को फिर ऐसे जोड़ोगे, मतलब उसके और बेस में जाओगे और बेस में जाओगे, है ना, तो आपको फिर सूरज मिल जाएगा। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप बिग बैंग थ्योरी देख लो ना यार, क्या बताऊँ। दूसरे टॉपिक पे पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। कोयला, लकड़ी, पानी, ये खुद मोहताज हो गए बेचारे, सूरज ही हैं, ठीक है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा सूरज ही है, नो डाउट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओहो, और हमारा ये 30 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस लाया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए क्योंकि सेम रिपीट होना हो, इसमें से मैंने आपको जो अलग अलग ऑप्शंस बताए और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो आपको हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में पैटर्न समझने में नए क्वेश्चंस का। तो आप ज़रूर क्या करो सर, इसको प्रैक्टिस करो और मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी देखो। जब तक एग्जाम शुरू नहीं हो जाता तब तक आप सारे वीडियोस देखो अपडेटेड, तो इससे आपको हेल्प होगा। और कैसा लगा आपको ये सेशन आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपने मार्क्स ज़रूर लिखिए, है ना, और इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।